सभी प्यारे दोस्तों को हमारा एक बार प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लास में। DSSB के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, जो वेबसाइट से हमने अपलोड किए हैं, वो आपके सामने है। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और DSSB की वेबसाइट पर ये क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो उम्मीद है कि DSSB एग्जामिनेशन में और ये क्वेश्चन WBPSC एग्जामिनेशन में भी आपकी मदद करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस के साथ में रहिए। हालांकि आंसर टिक किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा डिस्कशन रहेगा आपके साथ। पहला क्वेश्चन है, द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज। अब देखिए मास परसेंटेज कितना होता है वाटर में हाइड्रोजन का, तो आपको बताने, ये तो आपका 2 ग्राम हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 8, यानी कि ये 16 ग्राम हो गया। तो ये आप जान ही रहे हैं। तो अब हम मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज निकालना है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट रख दें, 2 हो गया, ठीक है, नीचे टोटल 18 रख दें, वाटर का हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा, मास परसेंटेज हाइड्रोजन की आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो चलिए एक बार कैलकुलेशन भी कर देते हैं, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 18 कर देते हैं, तो हमारा आंसर 11.1 आ रहा है, जो बहुत सिंपल मेथड है। तो आप इसको इसी मेथड से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर जरूरी है कि आप कैलकुलेशन सीखें कि हमने परसेंटेज निकाली कैसे है। बाकी तो सब चीजें कॉमन रहती हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। 18 ग्राम में 2 है तो 100 में कितना होगा, तो वैसे भी सेम मेथड से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त स्लॉट का क्वेश्चन है ये, शुगर सिरप एंड टी। ये एक्चुअली में शुगर सिरप और टी दोनों को मिला दीजिए तो ये टी के पार्टिकल 100% तो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अगर हम लोग शुगर सिरप एंड टी, अब हम लोग देखते हैं कि अगर चीनी हमने मिलाई यानी शुगर मिलाई और टी का एक्सट्रैक्ट मिला दिया, तो इससे कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। अगर टी मिलाई होती, आपने पत्ती मिलाई होती, तो सॉल्यूशन जो छान करके आएगा वो तो होमोजीनियस ही आएगा, वो सॉल्यूशन होमोजीनियस ही आएगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल पड़े रह गए तो फिर वो आपका हेट्रो होगा। लेकिन बात कह रहा है कि शुगर सिरप एंड टी दोनों को मिलाया जाए, यानी चाय की पत्ती को हिलाया जाए, तो जो छानने के बाद सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनेगा, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड किसका एग्जाम्पल माना जाता है, तो आप जान लीजिए कि ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। आंसर हालांकि दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आंसर इसमें टिक किया गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन पर टिक करना है, तो यहां पर आप कोलाइडल सॉल्यूशन पर टिक करिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। कभी कभी किसी क्वेश्चन में जैसे अब यहां पर भी लगेगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता था, संभावित था कि हेट्रोजीनियस होता, लेकिन उसमें चाय की पत्ती होनी चाहिए तभी वो हेट्रोजीनियस होगा, तो उस केस में हम हेट्रोजीनियस, अदरवाइज हम लोग होमोजीनियस को क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोलाइडल सस्पेंशन नहीं बोलते, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ब्लड इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ग्लास बिलोंग टू स्टेट ऑफ मैटर, ग्लास किसका है, तो ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ये बात आप जान लीजिए। तो सॉलिड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही, सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी इसे काउंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फॉर द टू स्टेटमेंट गिवन एनालाइज द आंसर्स, क्या एनालाइज कर रहे हैं आंसर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड हैव द फाइनाइट शेप लिखा है,
है ना, मॉड्यूलस, यानी कि अगर हम लोग इन बातों को ध्यान दें तो अगर इनकी जो शेयर मॉड्यूलस है तो लिक्विड डू नॉट, ये बिल्कुल सही बात है, इनकी शेप साइज एकदम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, एटम्स आर ऑलवेज इन थर्मल मोशन, नहीं सॉलिड में नहीं होते, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट, एटम्स आर ऑलवेज इन थर्मल मोशन बट डू नॉट हैव द फिक्स्ड पोजीशन, तो एटम्स आर इन थर्मल मोशन में होते हैं नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, एटम्स अगर हम लोग देखें लिक्विड में वो थर्मल मोशन में रहेंगे लेकिन पोजीशन फिक्स नहीं होती है, सॉलिड्स हैव फाइनाइट वेयर द लिक्विड डू नॉट, तो एटम्स में थर्मल मोशन होता है। बात तो दोनों ठीक है लेकिन ये पहले का एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो यानी हम लोग आंसर नंबर 4 पर जाएंगे और यही हमारा एक्सप्लेनेशन बनेगा, यानी कि जो गलत दिए होंगे उन पर गलत पर भी हम टिक करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां तक होगा हम क्वेश्चन का आपका जवाब 100% वही देंगे। एन एलिमेंट में एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो इसका मतलब है यहाँ प्रोटॉन का नंबर जो है वो आपका 3 103 दिया है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो 103 होंगे तभी तो न्यूट्रलाइज होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 103 इलेक्ट्रॉन के कारण ही बैलेंस होगा, उससे पहले ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो आंसर हमारा परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन जो ये मान लो आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके पास में है तो उतना रोटेशन नहीं आ पाएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम कहें तो लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाएगी, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इतनी हिसाब मतलब उतना अट्रैक्शन दूर चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाएगी, सॉरी ये पास में है तो काइनेटिक एनर्जी मोर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मोर हो जाएगी, और अगर ये दूर चला गया तो काइनेटिक एनर्जी आपकी लो हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी लो और पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, जबकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाई और पोटेंशियल एनर्जी लो होगी, तो लो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और लो पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑप्शन यहां पर हमें दोनों मिल रहे हैं, यानी हाई काइनेटिक एनर्जी और लो पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, तो 2 ऑप्शन है, इसलिए यहां पर हम लोग 2 ऑप्शन के साथ में, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल पर ही डिपेंड करेगी, इसलिए इस बात का लो पोटेंशियल तो ठीक है लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ऐसा भी ऑप्शन यहां दिखाई दे रहा है, तो वो भी लगाना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, हाउ मेनी इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडिमाइल, अगर हमें सोडिमली दिया जाए, सोडिमाइल बोला जाता है, तो अगर हम लोग 58 से लेकर के 588 से लेकर के 599 तक जाते हैं तो 2 डार्क लाइंस मिलती हैं, 2 डार्क लाइन मिलेंगी और 2 डार्क लाइन फाइनली मिल जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 आ जाता है, सही ऑप्शन टिक किया गया है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद विच ऑफ द स्टैंड फॉल्स, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स दिया गया है, तो बताने की कोशिश करूंगा। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट, तो ये रेडिएट इफ इट स्टेज इन वन ऑर्बिट, तो ये इसका मतलब बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स वन ऑर्बिट रेडिएट, बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने बताया ही था इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट इट्स एनर्जी व्हेन इट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये बात बिल्कुल सही है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन द ऑर्बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड इक्वल टू, नहीं ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है, तो यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, फॉल्स है, तो इसका आंसर हमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये स्लॉट आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110वां है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि अगर आपकी के एटमॉस्फेयर में है तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा P NO2 स्क्वायर का NO2 हो गया और यहाँ पर PN2O4 हो जाता है, और P स्क्वायर यानी कि 0.15 का स्क्वायर करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई हमें करना पड़ेगा 0.20, तो ये 15 225 हो जाता है, तो 0.225 हो गया, डेसिमल इसके बाद लगेगा, यहाँ पर 0.2520 हो गया, तो इसका मतलब हम डेसिमल हटा देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब हम डिवाइड कर देते हैं तो 0.1 पॉइंट लगाएंगे और 1 1
आएगा समथिंग, तो यानी आंसर बिल्कुल भी सही दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। इनको लगाइए आप। पीजीटी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हमारे साथ जुड़े। ये इक्वेशन हमने बहुत बार बताई है कि फेज इक्विलिब्रियम में म्यू इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग P अपॉन P नॉट हो जाता है। तो यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही ये भी है। और ये जब चलेगा तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा हमेशा आइडियल गैस में अगर देखोगे तो यही फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। और यही सिंपल फार्मूला जो हमारा प्रेशर इक्विवेलेंट प्रेशर पर भी लगता है, तो वो भी फार्मूला यही है। अब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो अगर A मान लेते हैं और दूसरे को B मान लेते हैं तो भी ये 0 के बराबर होगी, और म्यू 1 माने और म्यू 2 माने तब भी ये 0 के बराबर में, ओवरऑल दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल होंगी अगर इक्विलिब्रियम पर है। अगर ए बी दिया है तो ए बी के ही टर्म में हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। तो रिएक्शन ये तो इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश होगी तो दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल हो जाती है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एडसॉर्प्शन हाइड्रोजन ऑन डिफरेंट फेजेस ऑफ द कॉपर क्रिस्टल एडजॉर्ब फेस 1, यानी कि अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को ले लेते तो E1 EA1 प्लस EA2 हमारे पास में दिया है 1 प्लस 2, या फिर 1 EA प्लस 2 EA2 कर दो, तब भी हमारा आंसर यहाँ पर लगभग 3 के आसपास आ जा रहा है। और यहाँ पर दिया है आर्हेनियस की जो एनर्जी है वो आपकी कितनी दे रखी, फेज 2 पर was found to be adsorption on, तो इसका मतलब हुआ एडजॉर्प्शन की वैल्यू दे दी गई डिवाइडेड बाई आपकी E1 और E2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 33 डिवाइडेड बाई 3 11, यानी आंसर हमारा 11 आ रहा है। बिल्कुल आप परफेक्ट तरीके से निकाल सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट निकालना चाहे तो 2 फेसेस हैं, 2 के हिसाब से निकालिए तब भी आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। मैंने कई बार बताया कि भैया लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को याद कर लीजिए, और लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म मैंने अपने कई टेस्ट में भी दिया था। थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा पी अप, और अपॉन में आ जाता है 1 प्लस अल्फा पी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन मैंने कई बार स्टूडेंट से कहा भी कि भैया याद कर लो, और बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकती है, संभावित है। ऑब्जर्व स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सरफेस फिनोल CH4 एज एडजॉर्बेट का -21 दिया हुआ है, तो ये फिजिक्स ऑप्शन वैल्यू कम है, वैल्यू ज्यादा होती तो केमिकल एडजॉर्प्शन हो जाता, ये वैल्यू कम है। अगर 400 के आसपास है या 400 से ऊपर जाती है तो वैल्यू आपकी कीमीज ऑप्शन में चली जाती है, ये बात ध्यान देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी एग्जामिनेशन में खूब आता है ये क्वेश्चन। फॉर द ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसी तरीके से सिंगल स्लोप आएगा, और ये स्लोप अगर आपने दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सॉरी, तो फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप डाउनवर्ड जाएगा, ये डिक्रीजिंग स्लोप आएगा, इस कैटेगरी का स्लोप आपका तैयार बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिक्रीजिंग स्लोप पर टिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आप हमारे साथ रहिए, आज आपको बताएंगे द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन डिक्रीज कर जाती है और डिटरमाइन कर देते हैं हमारी, आपको पता है एक स्लो स्टेप होती है और एक आपकी होती है फास्ट स्टेप। भाई देखो, स्लो स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेट हमेशा स्लो स्टेप पर ही डिटरमाइन होता है, तो यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसको आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ये रिएक्शन दे रखी है, ये किसका उदाहरण है। देखो, ये इथेनॉल है, ये अल्कोहल है, मतलब वो मिथाइल आयोडाइड है, और ये इथेनॉल है। तो अब आपको करना क्या है, इनसे इन्होंने आपका ईथर बनाया और HI निकाल दिया। तो मैं तो आपसे यही, यहाँ पर H रहा होगा तो HI निकल गया, तो ईथर बना दिया है। तो ये एक किस टाइप की रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल माना जाता है, यानी कि इसे हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बताएंगे। तो यहाँ पर द्विबाणुक बोल सकते हैं, बाई मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं, यानी इसको हम लोग टिक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर इसका आंसर ये आपका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी दिया हुआ है। जबरदस्त सीरीज चल रही है आपकी, आंसर हालांकि दिए हुए फिर भी हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डीवाई हकल ऑन लिमिटिंग, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द KCl 9 टाइम इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है कि रूट में 9 होता है, इसका मतलब 3 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइम 3 फोल्ड बोलेंगे, तो डिक्रीज का ऑप्शन भी यहाँ पर हम लगाते हुए चलेंगे। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद व्हेन 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइट
electrolytes in a system, it contribute an additional source of potential inference. This example, ये आपको पता होना, LJPQ का एग्जाम्पल है, LJPQ का एग्जाम्पल माना जाता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का एग्जाम्पल माना जाता है। और ये हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा और हमने उनको समझाया भी था। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आप पूरा हमारी वीडियोस में जाकर के पढ़ भी सकते हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्लॉट हमारा चल रहा है क्वेश्चन का कि अगर 1 लीटर 5 नॉर्मल का दिया हुआ है, अगर हमारा 1 लीटर है और 5 नॉर्मल का दिया हुआ है, तो हम इस पर जबरदस्त चर्चा करेंगे आपसे। और क्या है कि यानी N1 B1 इज इक्वल टू N2 V2 हो जाता है। 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 37/100 और इक्विवेलेंट वेट भी नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36.5 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, 36.5 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है V2, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 36.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 37। इसको हम लोग अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कितना आंसर आ रहा है अभी आपको हम बताते हैं। ये आ गया आपका 36.5 है, 6 नहीं 36.5 इंटू 5 ये हो गया 182.5 और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 37 से, तो आंसर आपका 100 से आपको मल्टीप्लाई भी करना था, तो ये हमारा 4.93 100 से मल्टीप्लाई 493 आ गया। बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, 493 ml में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि when solid solute is added to a solvent, some solute particle in a solution collide with the solid particle, तो एक्चुअल में क्या होगा, फिर वहां पर जमना शुरू हो जाएगा और जमने को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DSSB एग्जामिनेशन के लिए, तो यहां ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि a solution of the गैलिक एसिड इन इथेनॉल वाज मेड बाय डिसॉल्विंग, इतने मिलीग्राम, अगर आपको 0.05 मिलीग्राम घोले गए हैं, 250 ml में इथेनॉल में। द सॉल्यूशन इन पीपीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये ग्राम में 25 दूनी 50 यानी कि 0.2 ppm बन जाएगा, क्योंकि मिलीग्राम का मतलब ही हो गया कि हम लोग 10⁻⁶ यानी जो माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें ppm पार्ट्स पर मिलियन, वही बोला जाता है, मिलियन का मतलब 10⁻⁶ से बात होगी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ से हो जाएगी, या डिवाइड कर दिए 10⁻⁶ से, एक ही बात आ जाएगी। तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, 0.2 ppm हो जाएगा इसका आंसर, कि डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। व्हेन 100 ml H2SO4 है, यानी सब 100 ml ही ले रखे हैं और वाटर में मेक टोटल वॉल्यूम 500 ml बना दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इंक्रीजिंग मोलैरिटी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मोलैरिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो देखो क्या करना है। 100 ml H2SO4 का लिया हमने, ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो गया, अब आप वेट सबका मान लीजिए, वेट हो गया सपोज x मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 हो जाता है, ठीक है, और वॉल्यूम आपका हो जाता है, वॉल्यूम आपका हो गया 100 ml वॉल्यूम हो गया। 1000 लीटर की बात करें तो 1000 आपका ये बन गया 1000, यानी 500 में बनाना है, 1000 में, तो 500 में हमने ये बना दिया, 500 में ये बन गया। तो यहाँ 98 से डिवाइड कर किया जा रहा है, तो यहाँ मोलैरिटी ले लीजिए HCl की, तो x/36.5 हो जाएगा, यहाँ 36 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये वैल्यू तो कम हो जाएगी, ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और HNO3 में अगर हम लोग जाते हैं तो HNO3 का 63 होता है, तो उसके वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम मोलैरिटी के ऑर्डर की बात करेंगे तो मोलैरिटी के ऑर्डर में जो आंसर आएगा, तो सबसे देखो मोलैरिटी ज्यादा किसकी आनी चाहिए, यहाँ 98 से डिवाइड, यहाँ 36 पॉइंट से डिवाइड, और यहाँ पर आपका वेट अपॉन HNO3 का होता है 63 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, ठीक। तो यहाँ 100 ऊपर 500 है, यहाँ पर 100 × 500, तो H2SO4 ज्यादा हो जाएगा। फिर HNO3 के मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लीजिए, 98, 63 और 36.5 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है मॉलिक्यूलर वेट का। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा
उतनी ही उसकी मोलैरिटी भी बढ़ती चली जाएगी, यानी मोलर फ्रैक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर बढ़ते चले जाएंगे। तो आंसर हमारा फिर यही एक्यूरेट होना चाहिए। बढ़ती हुई मोलरता का क्रम पूछा है तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 आ रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मोलैरिटी उतनी ही ज्यादा आ जाएगी। इसके बाद चल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ClF4 नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, Cl लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर F, यहाँ पर एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे और एक आपका फ्लोरीन ऐसे और एक फ्लोरीन ऐसे, एक्चुअल में 1 2 3 4 हो गया और एक लोन पेयर बचेगा और एक पॉजिटिव लग गया तो एक हट गया यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है, सीसॉ शेप बन जाती है, बिल्कुल राइट आंसर है, सीसॉ शेप बन जाती है। इसके बाद विच वन ऑफ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो C2N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3.0 यानी 3.0 होता है, तो इसको भी आप नोट कर डालिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि क्वेश्चन अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं। देयर इज अ डाइपोल मोमेंट बिटवीन H एंड O। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें H और O के बीच में, तो H और O के बीच में यहाँ पर H और O और यहाँ पर H, ये पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो लोन पेयर एक्चुअल में यहाँ पर 2 आपको लोन पेयर दिखाई देंगे। तो अब कह रहा है डाइपोल मोमेंट बिटवीन ना द पोलर नेचर, तो इसकी वजह से नहीं है। इट हैज अ लीनियर अरेंजमेंट, नहीं। इट हैज अ रिपल्सिव लोन पेयर, रिपल्सिव बिल्कुल बेंट स्ट्रक्चर है, रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इवन इफ द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक, ये NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन NCERT का है। अगर NCERT को पूरा पढ़ लिया तो DSSB के कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेंगे नहीं। तो आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट NF3 का अपोजिट, भाई अगर हम दोनों की शेप बनाते हैं, यहाँ पर N बना दिया, यहाँ पर F बना दिया, यहाँ पर F, तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। जबकि अगर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में केवल वन डायरेक्शनल है, एक ही तरफ फोर्स खींचेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ अपोजिट इन डायरेक्शन द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन NF, तो इसके कारण ही इसका डाइपोल मोमेंट अमोनिया का ज्यादा होता है, ये मोर होगा और ये आपका लेस हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। when a spring is wound 100 जूल ऑफ द वर्क इज डन, और ये 15 जूल एक्सेप्ट द सराउंडिंग हीट, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब आपको बताने की बात यहाँ पर कोशिश करूंगा। डेल्टा आपने Q की इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W हो जाता है, Q प्लस W हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको अप्लाई कर दीजिए। और आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब अप्लाई करेंगे तो वर्क कितना है, यहाँ पर 100 हो गया, और ये इसमें से आप लोग जो 15 घटा दिए, इंटरनल एनर्जी पूछा, डेल्टा E इज इक्वल टू, अब आपका वर्क इज डन बाई है, क्या है, व्हेन द स्प्रिंग इज वाउंड 100 जूल इज डन, वर्क इज डन ऑन इट बट एस्केप सराउंडिंग हीट, इतनी हीट निकल गई, तो ये वैल्यू माइनस में जाएगी, तो माइनस का हो जाएगा आपका 15 प्लस का हो जाएगा 100, तो आंसर जो है प्लस का 85 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा एकदम सटीक आंसर है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी को ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग करने चाहिए। द केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट इन द अपोजिट कंटेनर अमाउंट ये दिया हुआ है, तो फिर आपको डेल्टा V यानी कि W की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्क इरिवर्सिबल प्रोसेस का है, तो वर्क ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू माइनस P डेल्टा V हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर ये, तो हमने अभी आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं, कल हम आपको फिर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। DSSB की तैयारी के लिए जबरदस्त स्लॉट और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 5 जुलाई 2025। थैंक यू।